नेतन्याहू के खिलाफ इस्लामिक सेना क्या दुनिया में एक नए ताकतवर गठजोड़ की नींव रखी जा रही है? क्या मुस्लिम नाटो की चर्चा सिर्फ एक नाम या इसके पीछे बदलती वैश्विक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी है? एक तरफ अमेरिका का नाटो, दूसरी तरफ तेजी से बदलती पश्चिमी एशिया की राजनीति और इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कहते हैं आजकल ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है। नाटो की ही तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। कैसे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम नाटो आखिर है क्या, इसके आने से क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, नाटो की तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी। आज इस्लामिक नाटो के बारे में बात करेंगे। आज 7 अगस्त एक फॉर्मल शुरुआत हो गई है टर्की, पाकिस्तान और सऊदी के बीच में। मुझे लगता है कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में बात करनी जरूरी है। इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, दुनिया के लिए उसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, भारत के लिए इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं, और किस ढंग से एक नए इस्लामिक नाटो का जो उदय हुआ है, धीरे धीरे इसमें और कंट्री जुड़ेंगे, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन जिसकी कल्पना की जा रही थी, जिसके बारे में सोचा जा रहा था कई दशकों से, कई डेकेड से, अब वो पुख्ता रूप में हमारे सामने नजर आ रहा है। इसके भी कई रंग हैं, कई रूप हैं। कितना सक्सेसफुल होगा, कितना नहीं होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या उसके आर्टिकल्स हैं, लेकिन हाँ, इसको इस्लामिक नाटो के नाम से जरूर कहा जा रहा है। आज इसी के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की कहते हैं आजकल, ऑफिशियल तौर पर आज उन्होंने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हैं। फिर से सुन लीजिए नाम, मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट, MJDA इसको कहा जा रहा है, MJDA, लेकिन पॉपुलर टर्मिनोलॉजी जो इसके बारे में कही जा रही है वो इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक हिस्टोरिक मिलिट्री गठबंधन या अलायंस इसको कहा जाए, और इसका एक प्रोविजन जो बहुत सारे देशों को नाटो की तरह चुभ सकता है कि किसी भी एक कंट्री पर हमला, मिलिट्री हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। ये वही रूल है जो नाटो का आर्टिकल 5 है, यानी कि कलेक्टिव डिफेंस, एक मुल्क के ऊपर हमला तीनों मुल्कों पर हमला माना जाएगा। यहां से हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में भी फर्क पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर हमला होता है तो वो हमला अब सऊदी अरब के ऊपर और साथ में टर्की के ऊपर भी माना जाएगा। ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो निकल कर आई है ना, मुझे लगता है कि ये साउथ एशिया के लिए एक एक्सट्रीमली इंपैक्टफुल सिचुएशन है, ये मैं मानकर चल रहा हूं, और इसका एक डीपर एनालिसिस जरूरी है इस समय। दरअसल इस नए जियोपॉलिटिकल सीन में इंडिया की जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो कश्मीर पॉलिसी है, इंडियन ओशन में जो इनका इंपैक्ट है, और मिडिल ईस्ट के अंदर जो डिप्लोमेसी है, उसके ऊपर बहुत सीरियस, एक्सट्रीमली सीवियर इंपैक्ट पड़ने की पॉसिबिलिटीज अब पैदा हो गई हैं। यह नया मिलिट्री अलायंस नाटो की तरह, इनके पास सऊदी की क्या कहते हैं कि अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड मनी पावर है, अनलिमिटेड ऑयल पावर है। इनके पास टर्की का ड्रोन बायराकतर और एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, और इनके पास पाकिस्तान का एटम बम भी है, और एक बड़ी प्रोफेशनल ट्रेंड आर्मी है। यह कॉम्बिनेशन बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इस्लामिक नाटो क्या कहता है, चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 7 अगस्त 2026 आज सऊदी अरब के मक्का शहर के अंदर एक हाई लेवल इमरजेंसी अलायंस मीटिंग होती है। इसमें सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान साहब, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, और उनके साथ में आर्मी जनरल असीम मुनीर, इन सब ने इस मिलिट्री अलायंस को आज अंतिम रूप देकर इसके ऊपर साइन किए हैं। आज ये अलायंस, ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो निकल कर आया है इस दुनिया में। मुझे लगता है कि टर्की एक बड़ी मिलिट्री पावर है इस टाइम, कोई शक नहीं। उनकी एरोस्पेस पावर हो या एम्यूनिशन पावर हो
ड्रोन मेकिंग पावर हो, बड़ी पावर है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सऊदी के पास क्या है, इनके पास ताकत क्या है अल्टीमेटली? ये जो अभी ट्राई अलायंस जो हुआ है, जिसको इस्लामिक अलायंस कहा जा रहा है, इनकी ताकत क्या है अल्टीमेटली? सऊदी की ताकत को सब लोग जानते हैं। सऊदी कोई मिलिट्री पावर नहीं है, लेकिन सऊदी के पास पेट्रो डॉलर्स हैं। सऊदी एक ऐसा मुल्क है जो रेड सी एक साइड में है और फारस की खाड़ी एक साइड में है, और मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर उसको हमेशा नंबर 1 की जगह मिलती है कि हां, सऊदी इज अनडिक्लेयर्ड किंग ऑफ एंटायर मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता है या नहीं वो अलग बात है। टर्की के पास क्या है? टर्की के पास नेटो स्टैंडर्ड का डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस है, मोस्ट मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, बायर कतार TB2 के ड्रोन्स हैं, 5th जनरेशन का कान फाइटर जेट है जिसमें GE का इंजन लगा हुआ है, और काफी कुछ और भी है, गोला बारूद भी है। वैसे टर्की की गोला बारूद की फैक्ट्रियां कुछ साल पहले तक इजराइल को भी गोला बारूद सप्लाई करती थी, मैं आपको बता दूं। तो टर्की इतना दूध का धुला नहीं है, धंधा पानी वहां से चलता था उसका। इंडिया से थोड़ी सी टर्की का थोड़ा सा लगाव थोड़ा कम है, पाकिस्तान से ज्यादा है, लेकिन ओपन तौर पे टर्की इंडिया के खिलाफ जाता नहीं, मैं आपको बताऊं, क्योंकि पाकिस्तान उसका साथी जरूर है, लेकिन पाकिस्तान के साथ बिजनेस बहुत कम है। इंडिया उसका साथी नहीं, लेकिन इंडिया के साथ बिजनेस बहुत है टर्की का, और टूरिस्ट बिजनेस बहुत है। तो दुनिया में 2-3 चीजें जो होती हैं वो अलग हो जाती हैं। सऊदी बहुत स्ट्रांग है, पाकिस्तान के साथ है, लेकिन इंडिया के 30 लाख लोग सऊदी में काम करते हैं। सऊदी को पता है कि इंडिया भी इमर्जिंग पावर है, तो सऊदी का बहुत सारा इन्वेस्टमेंट है, जो अरामको का भी है वो इंडिया में है। जैसे यूएई के बड़े इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, वैसे सऊदी के भी इंडिया में बड़े इन्वेस्टमेंट है, तो बड़े इंटरेस्ट है। तो इंडिया से आप आइसोलेट नहीं होगे। कई बार क्या हो जाता है ना कि ये सारे के सारे जो एग्रीमेंट है ना, ये कागजों पे सिमट जाते हैं और रियलिटी में सामने नहीं आते। जैसे अभी हुती ने अटैक किया हुआ है सऊदी के ऊपर, तो क्या पाकिस्तान का जो उसका एग्रीमेंट था, तो क्या पाकिस्तान हुती पे अटैक कर रहे हैं? नहीं। सऊदी और ईरान के बीच में वॉर चल रही है, तो क्या पाकिस्तान सऊदी की ओर से ईरान के खिलाफ वॉर कर रहे हैं? नहीं। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है। और सपोज करो कि इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो गई, तो क्या टर्की और सऊदी उनकी ओर से लड़ने के लिए आ जाएंगे? नहीं, नहीं आएंगे साहब, नहीं आएंगे। लिख के रख लीजिए आप, क्योंकि पेपर के ऊपर अलायंस बनाना एक बात है। अभी हमने नेटो का हाल देखा ना, ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की वॉर थी, नेटो का बाकी कोई कंट्री साथ में नहीं आया इसके, बोलते नहीं हमें तुम्हारा इक्वेशन नहीं लगता, हम क्यों आएंगे साथ में। अब यहां से इंडिया पे क्या इंपैक्ट आता है? म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट तो हो गया, तो इंडिया की सॉवरेनिटी और जो सिक्योरिटी प्रायोरिटाइजेशन है उसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। कश्मीर मुद्दे के ऊपर पहले से ही इंडिया प्रेशर में रहता है, लेकिन उस प्रेशर का ना तो हम पे असर होता है ना किसी और पे असर होता है। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर मुद्दे का इंटरनेशनलाइजेशन करता रहा है, उसको एक रिलीजियस एंगल देने की कोशिश करता है। टर्की भी पहले कश्मीर को लेकर काफी बयान देता है, बीच में थोड़ा कम हो गया था। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर टर्की और सऊदी का ओपन सपोर्ट मिलता रहा है, लेकिन वो उस लेवल तक नहीं कि वो आपकी मिलिट्री मदद कर दे। अब अगर भारत फ्यूचर में पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई सर्जिकल स्ट्राइक करता है, तो पाकिस्तान इस मक्का पैक्ट, इसको मक्का पैक्ट कहोगे, मक्का अलायंस कहोगे, जो भी कहना चाहो आप, या इस्लामिक नेटो कहोगे, उसकी आड़ लेकर टर्की को बोल सकता है, सऊदी को बोल सकता है कि भाई आप इंडिया के खिलाफ कार्रवाई करो। तब सिचुएशन बड़ी जटिल हो जाएगी, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो क्या टर्की उस टाइम इंडिया के खिलाफ डायरेक्ट वॉर करना चाहेगा? मुझे नहीं लगता। हाँ, वो हथियार तो वैसे भी देता रहता है, सबको पता है। तो बाहर कतार जो उसके जो ड्रोन्स हैं वो तो ऑलरेडी उसके पास है, यूएई भी उसके पास है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। और हथियार बेचना कोई गुनाह नहीं है, इंडिया भी बेचता है, वो भी बेचता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन हो सकते हैं इनके। तो इन हालातों के अंदर चीजें जो कही जा रही है कि बाकी कंट्री उस वॉर में शामिल हो जाएंगे, सऊदी भी उस वॉर में शामिल हो जाएगा और इंडिया पाकिस्तान होता है, नहीं होगा साहब। मैंने कहा ना बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, पेपर में सब चीजें अच्छी लगती हैं, अदरवाइज नहीं। सऊदी के जरिए पाकिस्तान की आर्मी का क्या कहते हैं कि एक मॉडर्नाइजेशन हो सकता है। उनके पास अभी पैसे की कमी है, हालांकि अब उनके पास हंगोर सबमरीन्स भी आई हैं, J-35, उनके पास स्टेल्थ प्लेन भी चाइना से आने जा रहे हैं, कई और चीजें भी आ रही हैं उनके पास। 155 गन्स भी आई हैं चाइना से अभी रिसेंटली, लेकिन पैसा नहीं है उसके पास, जो पैसा होना चाहिए। तो हो सकता है कि सऊदी उसको वो अम्ब्रेला देगा जिस अम्ब्रेला से उसकी पैसे की तंगी थोड़ी सी दूर हो जाए, उसको एक लाइफ लाइन मिल जाए। लेकिन वो भी लिमिटेड ही रहता है ना, अल्टीमेटली फाइनेंशियल डील्स ही होते हैं, वो
आपस के प्यार मोहब्बत पे नहीं चलती हैं। जैसे यूएई में और बड़ी प्यार मोहब्बत थी पहले पाकिस्तान में, भाई एक दिन ऐसा आया कि यूएई ने सारे पैसे वापस मांग लिए, मेरे सारे पैसे दे दे अभी तुम, तुरंत $3-4 बिलियन थे वापस करने पड़ गए। सऊदी ने उधार दिया था तब वापस कर पाया। नेतन्याहू के खिलाफ इस्लामिक सेना, क्या दुनिया में एक नए ताकतवर गठजोड़ की नींव रखी जा रही है? क्या मुस्लिम नाटो की चर्चा सिर्फ एक नाम या इसके पीछे बदलती वैश्विक रणनीति की बड़ी कहानी छिपी है? एक तरफ अमेरिका का नाटो, दूसरी तरफ तेजी से बदलती पश्चिमी एशिया की राजनीति, और इस बीच पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बढ़ता रक्षा सहयोग। अब चर्चा उस संभावित गठजोड़ की है जिसे कई जगह मुस्लिम नाटो कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में जंग के चलते मुस्लिम देश नेतन्याहू के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन इस कहानी में चीन की एंट्री सबसे बड़ा सवाल खड़े करती है। पाकिस्तान चीन का करीबी साझेदार है, सऊदी अरब ऊर्जा का बड़ा केंद्र और तुर्की क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली ताकत। यानी एक तरफ चीन को ऊर्जा और व्यापार के रास्तों में फायदा मिल सकता है, तो दूसरी तरफ अरब सागर और हिंद महासागर में उसका रणनीतिक प्रभाव बढ़ सकता है। अगले घंटे लगातार एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ने जा रहा है, लेकिन उससे पहले इस्लामिक नाटो का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले समझिए कि नाटो का जो अपभ्रंश तैयार हो रहा है, मुस्लिम नाटो क्या है, यह मैं आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि इसको बिना समझे आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिर यह चिंता का सबब क्यों है। जी हां, नाटो का पूरा नाम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। जिस मुस्लिम नाटो की हम बात कर रहे हैं, उससे पहले नाटो क्या है यह आपको मैं समझा रहा हूं। जी हां, यह सुरक्षा और सैन्य गठबंधन है जिसकी शुरुआत 1949 में हुई थी और उसके बाद से लगातार नाटो का स्वरूप बदलता रहा। जी हां, नाटो में यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 32 मुल्क शामिल हैं। साथ ही साथ और भी मुल्क इसकी दावेदारी करते हैं, हालांकि यूक्रेन अभी तक नाटो का हिस्सा नहीं बन पाया है। आर्टिकल 5 में एक ऐसे क्लॉज का जिक्र है जिसमें सदस्य देश पर हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा। यह आर्टिकल 5 का जो क्लॉज है यही नाटो को सबसे ज्यादा ताकत देता है। जी हां, आर्टिकल 5 की वजह से नाटो देश एकजुट रहते हैं और कोई भी बाहरी मुल्क उन पर हमला करने की कोशिश नहीं करता, वो खौफ में रहता है। यानी किसी एक देश पर हमला होने पर बाकी जो मुल्क है उसकी मदद के लिए आ जाएंगे, चाहे वो सामरिक हो, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक हो। जी हां, आगे बढ़ते हैं, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। क्या है मुस्लिम नाटो, इस कॉन्सेप्ट की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे पाकिस्तान इस पूरे मुस्लिम नाटो के जो नैरेटिव को लीड कर रहा है, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, नाटो की ही तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। कैसे, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मुस्लिम नाटो आखिर है क्या, इसके आने से क्या बदल जाएगा, क्या हो जाएगा। देखिए, नाटो की तर्ज पर मुस्लिम नाटो बनाने की तैयारी चल रही है। मुस्लिम नाटो अभी कोई आधिकारिक ऑफिशियल संगठन नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है, इसके कॉन्सेप्ट पर बात हो रही है। यह नाम सऊदी अरब पाकिस्तान रक्षा समझौते के बाद चर्चा में आया, जब एक बड़ी डिफेंस डील पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ की। इसका मकसद दोनों देशों के बीच सुरक्षा और सैन्य सहयोग बढ़ाना है। मुस्लिम नाटो की कमान पाकिस्तान संभाल सकता है। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच नए डिफेंस समझौते की चर्चा भी हो रही है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि जिद्दा में आज समझौते पर दस्तखत हो सकते हैं। पाकिस्तान के परमाणु शक्ति संपन्न देश होने से इस गठजोड़ को खास महत्व मिल जाएगा, क्योंकि तमाम जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो नाटो का हिस्सा बनेंगी, पाक उनको लीड करेगा। यही वजह है इसे संभावित मुस्लिम नाटो के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की शुरुआत पूरी दुनिया में हलचल पैदा करेगी। मुस्लिम नाटो के 5 मकसद क्या हैं, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, बहुत क्रूशियल है। और इस मकसद को जानने के बिना आप यह नहीं समझ पाएंगे कि आखिरकार क्यों इस चीज की दिक्कत हो रही है, क्यों यह परेशान कर रहा है अमेरिका और इजराइल जैसे देशों को। जी हां, सबसे पहले नाटो मुस्लिम जो है ग्रुप जो जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो बनने जा रहा है, उसके पीछे की वजह बताता हूं। किसी सदस्य देश पर हमला होने पर मिलकर सुरक्षा करना होगा। वैसे ही जैसे इंटरनेशनल नाटो काम करता है, मुस्लिम नाटो भी वैसे ही काम करेगा। पॉइंट नंबर 2, सामूहिक सुरक्षा के बाद सैन्य सहयोग। सेनाओं के बीच हथियार ट्रेनिंग और सैन्य अभ्यास बढ़ाना इनका मकसद है। जिस तरह से नाटो मुल्क करते हैं वैसे ये भी करेंगे। साथ ही साथ तीसरा सबसे अहम पहलू, खुफिया जानकारी। खुफिया जानकारी साझा करने के मसले पर आतंकवाद और सुरक्षा खतरों से जुड़ी जानकारी आपस में साझा की जाएगी, ताकि स्ट्रैटेजिक तौर पर, सामरिक तौर पर इंटरनल सिक्योरिटी को कोई दिक्कत न हो। चौथा सबसे क्रूशियल पॉइंट, जो क्षेत्रीय सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं। जी हां, क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत करना मकसद होगा। मध्य पूर्व और आसपास के इलाकों में सुरक्षा और स्थिरता बढ़ाना। लेकिन ईरान का क्या होगा? ईरान कभी भी मुस्लिम नाटो का हिस्सा नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, रणनीतिक ताकत की बात करते हैं, कैसे बढ़ेगी। सदस्य देशों को मिलकर बड़े वैश्विक और क्षेत्रीय दबावों का सामना करने में मदद करना भी मुस्लिम नाटो का मकसद होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे मौजूदा जो एग्जिस्टिंग नाटो ग्रुप है वो जिस तरह से काम करता है, बिल्कुल हुबहू वही मुलम्मा, वही स्ट्रक्चर, वही नैरेटिव। मुस्लिम नाटो के साथ ड्रैगन की टिकड़ी कैसे काम करेगी, चीन की भूमिका क्या है, वो भी आपके लिए समझना जरूरी है। फैक्ट नंबर 1, चीन इस गठजोड़ से अमेरिका और भारत को संतुलित कर सकता है। यह बहुत क्रूशियल पॉइंट है दर्शकों, और इस पर मैं चर्चा करूंगा पैनल के साथ भी। मुस्लिम देशों के तेल गैस से चीन की ऊर्जा जरूरतें पूरी होती हैं। ईरान एक बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड और गैसेस का, चाइना को, रशिया को भी। फैक्ट नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। अरब सागर में, हिंद महासागर में और चीन के हित मजबूत होंगे, यानी अरेबियन सी और पैसिफिक ओशन में जो चाइना अभी डरा रहता है मलक्का स्टेट की वजह से भारत से, वो बहुत सारा जो डर है, जो प्रेशर है, शायद वो कम हो जाएगा मुस्लिम नाटो का मेंबर बनने के बाद।